अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ वी स्टार्ट एनालिजिंग प्रोजेक्ट फंडामेंटली, कि हम फंडामेंटली प्रोजेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। कि जैसे कि हमने अगर किसी प्रोजेक्ट को रिसर्च करना है तो हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं, पिक कहाँ से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जब आपने किसी प्रोजेक्ट को रिसर्च करना है तो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो उस प्रोजेक्ट के आपने टोकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करने होते हैं सबसे पहले। टोकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। टोकोनॉमिक्स होता है कि उस क्रिप्टो करेंसी की अभी वैल्यू क्या चल रही है। क्या वो क्रिप्टो करेंसी अभी एक बाइंग रेंज के अंदर है या बहुत ज़्यादा पंप कर गई है, सेलिंग रेंज के अंदर है। अगर तो वो अंडर वैल्यू है तो आप उसको बाइंग रेंज कंसीडर कर सकते हो। अगर वो ओवर वैल्यू है तो आप उसको सेलिंग रेंज कंसीडर कर सकते हो। तो हर चीज़ को हमेशा ट्रेड के लिए जब लेना हो तो सस्ता ख़रीदा जाता है और महंगा सेल किया जाता है। ये चीज़ तो आप उस क्रिप्टो करेंसी के चार्ट के ऊपर से ही देख के पता कर लोगे कि वो एक ऑल टाइम के चार्ट पे कि वो एक अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है या ओवर वैल्यू हो गया। ठीक है। इसके बाद बात आती है कॉइन की डिटेल के ऊपर। कॉइन की डिटेल के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले रिसर्च में आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप को हम कहते हैं सरमायाकारी। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट कैप हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप है, तो उस क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा पैसों की सरमायाकारी हुई है। वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों ने सरमायाकारी की है, इसका मतलब वो एक ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी बन गया है। उसका मार्केट कैप, अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप ज़्यादा हो ना, तो ये एक की पॉइंट होता है कि वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्कैम क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और आप इसको इस वजह से बाय कर रहे हो कि ये इसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये एक रिस्की काम हो जाता है। क्यों? मिसाल के तौर पे एक क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप है $1 बिलियन और उसकी प्राइस है $1 कॉइन की प्राइस। ठीक है, अगर उसका मार्केट कैप 2 मिलियन होगा, 2 बिलियन होगा, ठीक है, तो उसकी प्राइस जो है वो $2 होगी। मतलब डबल सरमायाकारी लानी पड़ेगी। इसी वजह से जब किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस पे करनी है जिसको आपको हो कि यार इसका भी मार्केट कैप लो है लेकिन बढ़ सकता है और इसकी प्राइस भी अभी अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू जा सकती है, ये विजन रख के। ठीक है, तो इसको कहते हैं मार्केट कैप। इसके बाद आता है वॉल्यूम और लिक्विडिटी। आपने देखना है कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसके अंदर 24 घंटों में ज़्यादा पैसों का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है? बायर और सेलर दोनों का हुजम वॉल्यूम होता है, दोनों का जमा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा किसी एक्सचेंज पे वॉल्यूम मतलब बाय सेल हुई होगी, उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी उस एक्सचेंज पे जनरेट हुई है। अब जो फ्यूचर्स ट्रेडर हैं, डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर करने वाली ट्रेडर हैं, वो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है समझ गए होंगे। इसके बाद आपने देखना है उस कॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है। अगर उस कॉइन की टोटल सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है तो उस कॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अगर उस कॉइन की टोटल सप्लाई बहुत कम है तो उस कॉइन की प्राइस जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस है। ये इसी तरह आप समझ लें कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो फिर उसकी जो है वो डिमांड नहीं रहती। अगर डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर इस वजह से प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाती है। आप ऐसा समझ लें एक मार्केट है, आप उसमें मोबाइल फ़ोन लेने गए हैं, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए, ठीक है, वो उस मार्केट में एक ही अवेलेबल है। ठीक है, आप उस दुकान को ढूंढते हैं, ढूंढ के वहां से लेने की कोशिश करते हैं। अब वो पूरी मार्केट में कहीं से वो मोबाइल फ़ोन मिलेगा नहीं आपको, आपको उससे लेना पड़ेगा। अब वो बंदा जो है वो अपनी मर्जी का रेट लगाएगा। इसका मतलब बहुत कम सप्लाई है, इस वजह से डिमांड है लेकिन सप्लाई सिर्फ एक जो है वो आईफोन पड़ा हुआ है, एक वो मोबाइल पड़ा हुआ है जो आपने लेना है, तो इस वजह से उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। यही अगर आप ज़्यादा सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाएं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने कहा है कि जी उसने सुना है कि जी जो सेब हैं वो बड़े महंगे होने लगे हैं, उसने ट्रक के ट्रक जो है ना वो लुधवा दिए हैं, लेकिन अब वो उसके गलना सड़ना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सप्लाई है, आगे कोई बायर ही नहीं आ रहा उससे खरीदने, तो वो क्या कहेगा यार ये मेरा पूरे पूरे में भी बिकता है, मैं बेच दूं। तो आपने टोटल सप्लाई उस कॉइन की, उस क्रिप्टो करेंसी की भी देखनी है कि इसकी जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी प्राइस उतनी कम होगी।
ठीक है, और जितनी कम सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा प्राइस होगी। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि जो प्राइस आई हुई है टोटल सप्लाई, उसमें से मार्केट के अंदर कितनी सर्कुलेट कर रही है, लोग उस मार्केट में इस सप्लाई को कितना सर्कुलेट कर रहे हैं, और कितनी सप्लाई जो है वो लोगों के पास होल्ड पड़ी है। मतलब जो टोटल सप्लाई होगी ना, उसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई को माइनस कर देंगे ना, तो पीछे जो सप्लाई बचेगी वो आपको पता चलेगा कि ये जो पीछे सप्लाई बची है ये ऐसी सप्लाई है जो कि अननाउन सप्लाई है, जो किसी एक दो होल्डर मेजर बंदों के पास पड़ी है। ठीक है, तो ज़्यादातर सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट होनी चाहिए। ये आपको सारी डिटेल कॉइन मार्केट कैप से मिल जाएगी। इसके बाद एक चीज़ आती है मैक्स सप्लाई, कि और कितना ज़्यादा सप्लाई ये क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकती है। अब मैं यहाँ मिसाल लेता हूँ बिटकॉइन की। बिटकॉइन की जो मैक्स सप्लाई है ना, मैक्स सप्लाई वो है 21 मिलियन। ठीक है, 21 मिलियन बिटकॉइन और टोटल जनरेट होने हैं। लेकिन अगर इथीरियम की बात करें तो वो एक अनलिमिटेड क्रिप्टो करेंसी के अंदर चीज़ आ जाती है। उसकी तो सप्लाई जो है मैक्स सप्लाई है ही नहीं, इन्फिनिटी सप्लाई है, कभी ना ख़त्म होने वाली। तो फिर इथीरियम पे लोग कैसे ट्रस्ट करके बैठे हैं? वो इस वजह से क्योंकि इथीरियम ने एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जिसको कहते हैं कॉइन बर्निंग मैकेनिज्म। मतलब इतने डेली के इथीरियम बनते नहीं है जितने वो बर्न कर रहा है। बर्निंग का मैकेनिज्म, उसको कॉइन बर्निंग मैकेनिज्म कहते हैं। कॉइन बर्निंग से मुराद के ये अपने कॉइन की एक मखसूस सप्लाई 1 साल या 2 साल या 4 साल बाद वो सप्लाई बर्न कर देते हैं। वो एक ऐसे अकाउंट में फेंक देते हैं जहां से कभी निकाला नहीं जा सकता, एक ऐसे वॉलेट में फेंक देते हैं। उस वॉलेट को ये वॉलेट ईटर के नाम से जानते हैं। आप इस पर रिसर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद टोकेनोमिक्स के अंदर आता है बिग होल्डर्स। आपने देखना है कि वो लोग जो ज्यादा इस कॉइन की सप्लाई होल्ड करके बैठे हुए हैं, उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने ट्रस्ट इतना ज्यादा नहीं करना। ज्यादा सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट होनी चाहिए, ना कि मेजर 5-7 बंदों के पास। मिसाल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी की 1 बिलियन की सप्लाई है, अब उसमें से 50 मिलियन जो है वो पहले 5-10 बंदों के पास पड़ी है, तो ये बहुत रिस्की काम हो जाता है कि वो बंदे कभी भी मार्केट को जो है वो सेल करके तो मार्केट के साथ काम खराब कर सकते हैं। रग पुल वाला भी सीन हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो उस क्रिप्टो करेंसी पे ट्रस्ट करना होता है जिसकी ज्यादा सप्लाई जो है वो मार्केट में सर्कुलेट करे। ये आपको उसकी ब्लॉकचेन से पता चलेगा जब आप उस क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखेंगे। अभी इसके बाद अगली चीज़ है वेबसाइट एंड वाइट पेपर। ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेबसाइट और वाइट पेपर से आपको उस क्रिप्टो करेंसी क्या उस क्रिप्टो करेंसी का गोल पता चलता है, उस क्रिप्टो करेंसी का यूज़ केस पता चलता है और रोड मैप पता चलता है। गोल से मुराद कि वो क्रिप्टो करेंसी क्या नज़रिया लेके आई है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आई है, वो उसकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो यूज़ केस उसका बन सकती है, और अगर ये आ गई है तो ये किस रोड मैप के तहत 1 साल तक सरवाइव करेगी। ये सारे का सारा वो क्रिप्टो करेंसी अपने वाइट पेपर या वेबसाइट के अंदर लाजमी बताती है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है टीम गोल एंड कंपटीशन, कि इस क्रिप्टो करेंसी की टीम के अंदर कौन कौन से लोग शामिल है। अगर तो ये क्रिप्टो करेंसी में लोग जो हैं वो पुराने हैं, एक्सपीरियंसेबल है, इन्होंने पहले भी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मतलब टीम की तरह पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता चल सकता है कि ये क्रिप्टो करेंसी वाले जो टीम वाले हैं ये अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर कोई नया आया है तो ये रिस्की हो जाता है कि मे बी वो फ्रॉडी ही ना हो। तो आपको इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से जाके पता चल जाता है, या एक वेबसाइट है cryptorank.io, वहाँ से भी टीम के मेंबर्स का पता चल जाता है कि इसके टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, और वो टीम का गोल क्या है, और उस गोल के ऊपर क्या मार्केट के अंदर ऑलरेडी कोई कॉम्पिटिटर इनका मौजूद है। जैसा कि आप ऐसा समझ लें कि बाइनांस है एक एक्सचेंज, उसका कॉइन है BNB, लेकिन एक और एक्सचेंज यूनिस्वाप भी आ गई। ठीक है, अब यूनिस्वाप और बाइनांस के अंदर कंपटीशन चला, लेकिन यूनिस्वाप के पास ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है जो वो बाइनांस को टक्कर देगी। वो ये है कि यूनिस्वाप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बाइनांस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। बात समझ आई ना आपको? तो आपने कॉम्पिटिटर को भी देखना है, इस चीज़ को भी लाजमी वॉच करना है। इसके बाद आ जाती है अगली बात टेक्नोलॉजी की,
कि वो क्रिप्टो करेंसी कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आई है, व्हाट टेक्नोलॉजी इज बिहाइंड द प्रोजेक्ट। देखिए क्रिप्टो मार्केट में आने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा रखवाना तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, तो वो फिर कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं? क्या वो कोई गेमिंग टेक्नोलॉजी है, हाँ वो कोई एआई टेक्नोलॉजी है, वो डीपिन की टेक्नोलॉजी है, वो आरडब्ल्यूए की टेक्नोलॉजी है, वो कोई मीम की कैटेगरी तो नहीं है। मतलब इस तरह की सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कम्युनिटी सपोर्ट, कि जिस क्रिप्टो करेंसी को आप बाय कर रहे हो इसकी कम्युनिटी के अंदर इसकी क्या हाइप है, क्या इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कम्युनिटी का पता इनके सोशल मीडिया से लगाते हो, जो उस क्रिप्टो करेंसी का नाम होता है उसी नाम पे उसका ट्विटर पेज, टेलीग्राम पेज, लिंक्डइन या कोई फेसबुक प्रोफाइल बिल्कुल बनी होती है, ठीक है। तो आपने कम्युनिटी को भी लाजमी चेक करना। अगर एक क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है तो कम्युनिटी और इन्वेस्टर दो बंदों की वजह से क्रिप्टो करेंसी सर्वाइव करती है, और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं इसकी प्रोडक्ट के ऊपर कि ये कौन सी प्रोडक्ट है जिस वजह से इन्वेस्टर भी आया हुआ है और कम्युनिटी भी आई हुई है इसके पास, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है पार्टनरशिप। एक चीज़ है पार्टनरशिप और एक है पार्टनरशिप की ड्यूरेशन। मिसाल के तौर पे एक एआई प्रोजेक्ट जो है वो एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, लेकिन वो पार्टनरशिप की जो ड्यूरेशन है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मिसाल के तौर पे एनवीडिया के साथ एक एआई प्रोजेक्ट ने पार्टनरशिप की जनवरी में, तो उसकी वो पार्टनरशिप चलनी है मार्च तक, ठीक है। तो जब उसने पार्टनरशिप की तब वो क्रिप्टो करेंसी पंप हुई। लेकिन अब आप अगर लेट उस पर रिसर्च कर रहे हो, उसने पार्टनरशिप की हुई है लेकिन अब उसकी एक्सपायरी डेट आई हुई है, तो वो चीज़ भी आपने देखनी है कि आपने पार्टनरशिप की ड्यूरेशन लाजमी देखनी है। और हाँ, पार्टनरशिप में कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि क्या बाइनांस लैब ने पार्टनरशिप की है, क्या किसी और अच्छी कंपनी ने की है, या किसी बंदे ने इस पे पार्टनर, या इसके कोई इतने खासा इन्वेस्टर्स नहीं है, कोई इतने अच्छे पार्टनर्स नहीं है। वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी डिपेंड करती है क्रिप्टो करेंसी की हाइप बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं इससे आप स्टार्ट कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस करना। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश करता होता हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो जितनी हो सके स्मॉल बने और जिससे मज़ीद आपको नॉलेज जो है वो मिलती रहे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको थ्योरी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करके प्रॉपरली आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह आप इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर मज़ीद इसी तरह की आपको वीडियो रिक्वायर है तो मुझे बताएं, कमेंट लाजमी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करके रखें ताकि और आने वाली अपडेट्स को जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ और आपको भी टाइम टू टाइम पता चलता रहे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।